नमस्कार, आप देख रहे रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उद्यान घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को दिया बड़ा झटका। मामले में सीबीआई जांच रोकने वाली याचिका को किया खारिज। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती। राम मंदिर को लेकर सियासत जारी। भाजपा कांग्रेस में बयानबाजी। महारा ने भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के ब्राह्मण होने पर की थी टिप्पणी। पलटवार में भट्ट बोले, नो कमेंट्स। उत्तराखंड में कांग्रेस की न्याय यात्रा का आगाज। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उठाई आवाज। बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दून पुलिस का बड़ा ऐलान। बिना अनुमति के राजधानी में नहीं निकाले जाएगी जुलूस और धार्मिक यात्रा। अनुमति प्रक्रिया को बनाया और सख्त। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड का चर्चित उद्यान घोटाले मामले में प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए झटका दिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिया उत्तराखंड सरकार को झटका। सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। उद्यान घोटाले का है मामला। उत्तराखंड उद्यान विभाग में हुए घोटालों को लेकर जहां हाई कोर्ट सख्त नजर आया था, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए उत्तराखंड सरकार को झटका दे दिया है। उत्तराखंड का चर्चित उद्यान घोटाला मामले में प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि उद्यान विभाग में नर्सरी के नाम पर जहां घोटाले हुए, तो वहीं महंगे दामों पर बीज खरीद के मामले भी सामने आए थे, जिसको लेकर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। यहां तक कि हाई कोर्ट के फैसले में बीजेपी विधायक के भाई का नाम भी सामने आया था। वहीं हाई कोर्ट में जिस दौरान सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान सरकार के द्वारा उद्यान निदेशक हरविंदर सिंह बावेशा को सस्पेंड भी कर दिया गया था। वहीं एसआईटी का गठन भी सरकार के द्वारा जांच को लेकर किया गया था, लेकिन कोर्ट सरकार के निर्णय से असंतुष्ट नजर आया और हाई कोर्ट के द्वारा सीबीआई जांच के आदेश घोटाले को लेकर दिए गए, जिसके बाद सरकार हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को झटका देते हुए सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा है। अब इसके बाद विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और उद्यान मंत्री का इस्तीफा मांग रही है और सवाल पूछ रही है कि आखिर सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों गई। इसका जवाब सरकार को जनता को देना होगा। उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा घोटाला हॉर्टिकल्चर में आया, जिसमें कई भ्रष्टाचारी सामने आए और एक विधायक और उनके भाई का नाम भी शामिल हुआ है, जिसको हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में भी दर्शाया है। और हाईकोर्ट ने निर्देश दिए सरकार को कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो। लेकिन सरकार की जीरो टॉलरेंस उस समय सामने आ गई जब सरकार ने उस निर्णय को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हाई कोर्ट का भी और सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने सरकार को धत्ता बताते हुए इसमें निर्णय देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उद्यान जैसे बड़े घोटाले में भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सरकार उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय चलेगी और वहां से सीबीआई जांच रुकवाने की मांग सरकार द्वारा की गई। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने उत्तराखंड के किसानों, काश्तकारों और हमारी न्याय के प्रति जो आस्था है उसको जीवित रखते हुए सरकार द्वारा दायर एसएलपी को सिरे से खारिज करते हुए ये कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण चाहती है। वह उद्यान विभाग में हुए घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद उद्यान मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि सरकार को एसआईटी जांच पर भरोसा था, इसीलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी सरकार के सुप्रीम कोर्ट में जाने के निर्णय से सहमत नजर आ रहे हैं। एसआईटी को जांच दी और एसआईटी ने माननीय उच्च न्यायालय से उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश मांगे कि हम इसके खिलाफ एफआईआर करना चाहते हैं, हमें आदेशित की गया, क्योंकि
कोर्ट के उसमें देख में मामला चल रहा था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश नहीं दिया और उन्होंने सीबीआई जांच के लिए कहा। तो हम तो सिर्फ इसलिए कि हमारी, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें एसआईटी ने चाहे नकल घोटाला हो, चाहे एनएस घोटाला हो, चाहे समाज कल्याण घोटाला हो, हर घोटाले में 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा है, किसी को छोड़ा नहीं है। तो हमारी एजेंसी पे प्रश्न उठ रहा था, ठीक है, बाकी सरकार जांच को तैयार है। जो दोषी होगा, जितना बड़े व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय का जो मान्य है, इसलिए सरकार वहां गई थी। अगर हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद जो जांच की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा चल रही, राज्य सरकार उस हेतु सुप्रीम कोर्ट गई थी कि हमने उसकी जांच बिठा दी है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, इसलिए सरकार उसको मानेगी। ये कहना है कि जांच ही नहीं हो रही होती तो ये स्वयं रूप से विषय होता है कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट गए। अगर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की बात की तो हम केवल सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर गए कि सरकार द्वारा जांच बिठाई गई है, इस जांच के पक्ष भी आने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। रोकने का विषय नहीं है, रोकने विषय तो सरकार जांच ही नहीं बिठाती। उद्यान विभाग में हुए घोटाले को लेकर अब माना जा रहा है कि कई अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, तो कई सफेदपोश नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सीबीआई जांच के दौरान कई बड़े नाम सामने आने के बाद ही प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। ऐसे में देखना होगा कि अब सीबीआई की जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। राम मंदिर को लेकर इस वक्त माहौल जितना राममय नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी दलों के बीच सियासत जोरों पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने महेंद्र भट्ट के ब्राह्मण होने पर जिस तरह से टिप्पणी की, उस पर सियासी उबाल आने की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के एक कमेंट ने महारा पर तंज भी कस दिया है और मामले को तूल देने से भी बचा लिया है। यह रिपोर्ट देखिए। महेंद्र भट्ट का महारा को तंज, महारा को बताया बड़ा विद्वान। नो कमेंट से भट्ट ने मामला किया शांत। देश भर में माहौल राममय है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों में उत्साह है, लेकिन उत्तराखंड में सियासी दलों के बीच इस दिन को लेकर जुबानी जंग जारी है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस जंग को तूल देने के बजाय नो कमेंट से मामले को शांत कर दिया। दरअसल बीते दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने महेंद्र भट्ट पर कमेंट करते हुए उनके ब्राह्मण होने पर सवाल खड़े किए थे। महेंद्र भट्ट का ब्राह्मण कुल में पैदा होना दुर्भाग्य बताया था। इस बयान के बाद माना जा रहा था कि महेंद्र भट्ट करारा जवाब महारा को दे सकते हैं, लेकिन महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए महारा को बड़ा विद्वान व्यक्ति बता डाला। आप भी सुनिए। करण महाराज जी विद्वान व्यक्ति हैं और वो जो भी कुछ बोलते सोच समझ के तोल के बोलते हैं, इसलिए मैं उनकी किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। इस प्रकार की किसी बात पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि विद्वान आदमियों के बारे में बहुत कुछ बोलना अपने आप को छोटा करना है। अब महेंद्र भट्ट के इस नो कमेंट को उनकी समझदारी कहें या फिर वोट बैंक खिसकने का डर, ये तो महेंद्र भट्ट ही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से महेंद्र भट्ट ने रिएक्शन दिया है करण महारा के दिए गए बयान पर, फिलहाल तो ये मामला शांत पड़ता दिख रहा है। अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का वो बयान, जिसमें उन्होंने भट्ट का ब्राह्मण कुल में पैदा होना दुर्भाग्य बताया था। महेंद्र भट्ट का सौभाग्य है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म उन्होंने लिया, और ब्राह्मण समाज का ये दुर्भाग्य है कि उनके कुल में महेंद्र भट्ट जैसा व्यक्ति पैदा हुआ, जो आदमी सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वज, जो सनातन धर्म की 4 नींव हैं, उन नींव को जो गाली दे, जो उनके बताए हुए रास्ते को गलत बताए, जो सनातन धर्म के नियम कानूनों को गलत बताए, वो व्यक्ति कैसे एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मेरे समझ में नहीं आता। सुना आपने, जाहिर सी बात है महारा का ये बयान मामले को तूल देने जैसा था, लेकिन महेंद्र भट्ट ने नो कमेंट कहते हुए पूरे मामले को ही शांत कर दिया। उम्मीद है कि राम नाम की गूंज के बीच सियासी दलों का फोकस ऐसी टिप्पणियों से हटकर अपने काम और राम पर हो। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस ने अंकिता भंडारी को समर्पित न्याय यात्रा का आगाज कर दिया है। राजधानी देहरादून के हाथीबड़कला चौक से निकाली इस यात्रा में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए, जिन्होंने अंकिता को श्रद्धांजलि दी और प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए भाजपा विधायक रेणु बिष्ट पर कार्रवाई की मांग की है। रैली में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सोच समझकर हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाया गया था। ये अंकिता
और हमारी सारी बेटियां जो इस दौरान शोषण का शिकार हुई हैं, बलात्कार का शिकार हुई हैं, नाना प्रकार के और तरीके के अत्याचारों का शिकार हुई हैं, उनको न्याय के लिए अंकिता उसकी प्रतीक है, उस संघर्ष की प्रतीक है। उत्तराखंडी सत्व की एक प्रतीक है अंकिता, क्योंकि उसने किसी दबाव में न आ करके उत्तराखंड की मान और मर्यादा की रक्षा करने का काम किया। इसलिए जो है हमने अंकिता को न्याय दो, ये न्याय यात्रा प्रारंभ की। आज कहा जा रहा है कि ये मामला अदालत में, न्यायालय में विचाराधीन है और कांग्रेस राजनीति कर रही है। साक्ष्य मिटा दिए गए, जहां वह कक्ष था उसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, बेड तक को स्विमिंग पूल में डाल दिया गया। पूरे साक्ष्य मिटा दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और प्रशासन के जरिए उन सबूतों को पूरी तरह से साक्ष्यों को मिटा दिया गया। वहीं लोहाघाट पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 58 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और उन्हें ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाने व जन सेवा करने के लिए भी कहा। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 11,000 पदों पर नियुक्ति करने जा रही है, जिसमें 3,000 पद नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति से अभी भी भरे जा रहे हैं। प्रदेश भर के अस्पतालों में जल्द ही चिकित्सकों की कमी भी दूर कर ली जाएगी। जिले में हमने 58 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और हमारी सरकार लगभग 11,000 लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने का एक संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमने लिया है और लगभग 3,000 नर्सिंग अधिकारियों को आजकल हम वर्षवार नियुक्तियाँ दे रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री जी के आवास में हमने लगभग 225 लोगों को नौकरी दी थी और आजकल हम प्रत्येक जिले में जाके नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें समय रहते चारधाम यात्रा की तैयारियों को पूरा करने पर मंथन किया गया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल और भी ज्यादा तादाद में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजिंद्र अजय का कहना है कि पिछले वर्ष केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की संख्या को देखते हुए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाए। सारी चीज़ों पे हम विचार कर रहे हैं, इनपुट्स हमारे पास आ रहे हैं और सारी चीज़ों पे विचार किया जाएगा। और हम ये भी चाहेंगे कि भाई लोगों को पता चले कि कौन सा समय उनको निर्धारित किया गया है जिससे कि वो यात्रा कर सकें। इसी प्रकार से वैष्णो देवी के अंदर आपने देखा होगा, वहाँ टोकन मिल जाता है, लोग वेट करते हैं। तो इसी प्रकार से हम कुछ सिस्टम्स का स्टडी कर रहे हैं, तो उनको भी हम लाने का प्रयास करेंगे। गत 2 वर्षों से आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो चारधाम यात्रा है, बहुत नए कीर्तिमान यात्रा ने स्थापित किए हैं। उस दृष्टि से इस वर्ष भी हमें उम्मीद है कि अनुमान है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे। तो उस लिहाज से आज जो माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक आहूत की गई थी, उसमें जो यात्रा से संबंधित विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनके अधिकारियों द्वारा जो अब तक तैयारियां की गई हैं, उन तैयारियों को लेकर के विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। वहीं 22 जनवरी को जहां एक और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, तो वहीं रुड़की नगर में श्री राम लीला समिति की तरफ से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि ये शोभा यात्रा नगर के अलग अलग स्थानों से निकाली जाएगी। इसमें श्री राम की डोली मुख्य होगी। एक दिन होगा और 22 जनवरी का दिन सुनहरे अक्षरों में भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। रामलला अयोध्या में अपने मंदिर में विराज रहे हैं और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ वो दिन मनाया जा रहा है। दिवाली के रूप में मनाया जा रहा है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी दिवाली मनाई जा रही है। और इसी उपलक्ष्य में रामलीला समिति बीटीगंज द्वारा एक शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो दोपहर 2 बजे से रामनगर राम मंदिर से शुरू होकर और लक्ष्मीनारायण घाट पे समापन होगा। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश की विधायक निधि से बनने वाली सड़क को नगर निगम रोकने का काम कर रहा है। ऐसे में खुद विधायक सुमित हृदयेश वार्ड नंबर 37 में मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से बातचीत की। सड़क निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो वो खुद सड़क का निर्माण कार्य करवाएंगे। दरअसल नगर निगम ने सड़क निर्माण पर रोक इसलिए लगाई क्योंकि इस सड़क का सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है। ऐसे में नगर निगम ने एनओसी नहीं दी है, जिसके चलते सड़क नहीं बन पा रही है। और ये वार्ड जो 37 है, इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और यह समस्या बहुत है, अनेक है। 30 बिजली के पोल भी मैंने विधायक निधि से दिए। यहाँ पे सड़कों के लिए भी 25 लाख रुपए के आसपास मैंने यहाँ पे स्वीकृति करवाई। और जबरदस्ती यहाँ पे ये बोल के कि मुख्यमंत्री जी की कोई घोषणा है, पीडब्ल्यूडी 2 लाख रुपए की सड़क बता रही है, जबकि लागत 16
लाख की यहाँ पे। इन लोगों की मांग ये है कि सीसी रोड यहाँ पड़े, पीडब्ल्यूडी सीसी रोड नहीं बनाता है। तो खैर वो काफ़ी चीज़ें अभी क्लियर हुई कि पीडब्ल्यूडी ने अनापत्ति अब नगर निगम को दे दी, क्योंकि नगर निगम के पास जो तुर्रम का पत्ता रहता है, जिसकी वजह से राजनीति करने में वो प्रयास करता है कि एनओसी अनापत्ति चाहिए होती है उनकी। तो अब अनापत्ति पीडब्ल्यूडी ने दे दी है। मैंने इरिगेशन को साफ निर्देश दिए कि कल सुबह से सड़क को पड़वाया जाए। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि देहरादून में फिर रहे गुलदार को ट्रैंकुलाइज किया जाए। उन्होंने बताया कि शहर में गुलदार के पहले हमले के बाद से वन विभाग ने पिंजरे लगाए, लेकिन उसे अभी तक नहीं पकड़ा गया है। हालांकि अब वन विभाग गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर रहा है। देखिए, वास्तव में आज पिछले 1 महीने से गुलदार लगातार अवधि के क्षेत्र में आ रहा है। मैं खुद किमाड़ी गया था, जहाँ पर एक 3.5 साल के बच्चे को हाथ से, उसकी माँ के हाथ से छीन कर लेके उसको मार दिया गया। उसके बाद अभी हाल ही में सोंदोवाली में एक 12 साल का बच्चा जो अपने दोस्तों के साथ था, उस पर अटैक किया गया। वो तो अच्छा हुआ कि उसके साथ के बच्चे दिलेर से उन्होंने उसकी टांग पकड़ ली, तो शेर जो है उसका इतना मांस सिर का निकाल कर ले गया। मैंने डीएफओ से, एसएसपी से हमने बात की है, पिंजरे लगा दिए हैं और हमने कहा इनको ट्रैंकुलाइजर की परमिशन मिल गई है कि पिंजरे में नहीं आता तो आप कहीं दिख रहा तो उसको बेहोश करके उसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, और लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। उधर राजकीय दून अस्पताल में गुलदार के हमले से घायल हुए बच्चे का इलाज जारी है। चिकित्सा अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल में तैनात प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर शिवम डांग ने बच्चे के सिर की सर्जरी की है। साथ ही शरीर के अन्य जगहों पर जो घाव है उसका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निखिल डॉक्टर शिवम डांग की निगरानी में है और जल्द ही वो स्वस्थ होकर घर भी आ जाएगा। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले दून के रिहायशी इलाके में गुलदार ने 12 साल के बच्चे पर हमला किया था। हाँ देखिए, बहुत छोटा बच्चा था, वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे गया था, तो वहाँ गुलदार पीछे से ही हमला करते हैं। तो उसने उसके सिर को पकड़ा, जिसमें पीछे की जो हमारे स्कैल्प बोलते हैं, जो पीछे के हिस्से के बाल हैं, उसको उतार कर ले गया वो। और साथ में उसकी जांघ में भी पंजा मारा होगा उसने, तो अपने 2-3 घाव एक जांघ में भी हैं। तो अभी बच्चे की हिम्मत ये है कि बच्चा बिल्कुल सर्वाइव कर रहा है, और बच्चा हमारे डॉक्टर शिवम डांग हैं जो प्लास्टिक सर्जन है, उनके अंडर केयर में है वो। और उसकी कल एक सर्जरी करी गई है, जिसमें जो गंदे टिश्यू हैं उनको काट कर निकाला जाता है, और एक जांघ से स्किन ग्राफ्टिंग लेकर उसमें वो ऊपर स्कैल्प की जगह ग्राफ्टिंग भी की गई है। तो उम्मीद है कि वो 7-8 दिन के अंदर ग्राफ्ट पकड़ लेगा और वहाँ ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। वहीं दून पुलिस ने गुलदार को लेकर फेक पोस्ट और वीडियो शेयर करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि वन विभाग की तहरीर पर सोशल मीडिया पर गुलदार के हमले का वीडियो वायरल कर भ्रामक सूचना फैलाने वाले अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के पोश इलाके में गुलदार दिखाई देने के बाद गुलदार से जुड़े कई वीडियो सामने आ रहे हैं, जो कि काफी फेक भी बताए जा रहे हैं। हालांकि दून पुलिस अब इन पोस्ट पर एक्शन ले रही है। तो घटनाएं अभी विगत 15-20 दिन के अंदर हुई, जिसमें गुलदार द्वारा जो है राजपुर और रायपुर थाना क्षेत्र में अटैक किया गया था, जिसमें एक बालक 4 माह का है जिसकी डेथ भी हो गई थी। साथ ही साथ एक युवक को भी, बालक को भी अटैक किया गया था जो घायल था। चूंकि लगातार उसका मूवमेंट रिहायशी इलाकों में है, तो लगातार उसमें हमारी फॉरेस्ट की टीम और पुलिस की टीम इसमें लोगों को अलर्ट भी कर रहा है, और उसको पकड़ने के लिए जो भी हर संभव प्रयास संयुक्त रूप से किया जा रहा है। लेकिन इसको देखते हुए कहीं ना कहीं आम जनता में जो है भय बन जाता है। लेकिन कुछ फेक वीडियो देखा गया कि जो विभिन्न जगहों पर, विभिन्न राज्यों में कभी पूर्व में कभी कोई घटना घटित हुई होगी, उसको उठाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिससे लगातार यहाँ पर देखा कि नागरिकों द्वारा कंट्रोल रूम में और फॉरेस्ट विभाग में फोन करके अपना बताया गया कि उनके बहुत ज्यादा भय में है और डरे हुए हैं। लेकिन जब उसकी सत्ता चेक की गई तो पाया गया सभी वीडियो उसमें फेक पाए गए। तो इसलिए उस पर फॉरेस्ट विभाग की सूचना पर जो है, इस पर तहरीर पर जो मुकदमा दर्ज। राजधानी देहरादून में अब जुलूस या धार्मिक यात्रा निकालने की प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब किसी भी जुलूस या धार्मिक यात्रा के लिए एसपी ट्रैफिक और एसपी सिटी के अलावा एसएसपी ऑफिस से भी अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही आप यात्रा निकाल सकेंगे। इसके साथ ही पीक सीजन में किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि धार्मिक यात्रा, शोभा यात्रा और जुलूस के कारण कई बार जाम की स्थिति बन जाती है, लोगों को परेशानी होती है, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
जुलूस और धार्मिक प्रोसेशन बहुत बड़ी संख्या में देहरादून शहर में बढ़ गए और प्राय जो है कोई ना कोई धर्म आधारित या रिलीजन आधारित कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोसेशन निकलता रहता है। तो चूंकि इसकी अनुमति प्रशासनिक रूप से सिटी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के पास ही रहती है, लेकिन पुलिस की इसमें रिपोर्ट लगती है। तो अब देखा गया है कि लोग अपने जुलूस के समय पर अपने जुलूस को प्रारंभ नहीं करते और पीक टाइम में जुलूस अगर निकलता है या कोई प्रोसेशन निकलता है, सबसे ज़्यादा असुविधा बच्चों को, महिलाओं को और जो आम जन है अपने समय पर नहीं पहुँच पाते। इसको देखते हुए एक प्रोसीजर है कि इसमें ट्रैफिक की जो आख्या लगती है, साथ ही साथ संबंधित थाना प्रभारी और सर्किल ऑफिसर भी उसको परीक्षण करेंगे और आयोजक से बात करेंगे और यथासंभव ऐसा रूट और समय दे जिससे कि कम से कम लोगों को असुविधा और धार्मिक जो क्रियाकलाप प्रोसेशन है उसमें भी कोई बाधा न आए। हल्द्वानी में सूदखोर पर पुलिस नकेल कसने जा रही है। ऐसे सूदखोरों जो कि अवैध तरीके से लोगों को ब्याज पर पैसे देकर परेशान करते हैं, अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने कहा कि हल्द्वानी में बड़ी संख्या में कई ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से ब्याज का कारोबार करते हैं, जिनके चंगुल में फंसकर कुछ लोग आत्महत्या भी करते हैं। शहर के ऐसे सूदखोरों पर अब नकेल कसी जाएगी। एक दो मामलों में हमने एफआईआर रजिस्टर की है, उसमें जांच चल रही है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो अनइंस्टीट्यूशनल तरीके से लोगों को लोन दे रहे हैं और इस तरीके से ज़्यादा ब्याज लेके उनको परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। मेरा जनता से भी अनुरोध है कि इस तरीके के जो लोग हैं इनके जासे में आकर लोन नहीं लें और अगर किसी तरह कोई आदमी उनको नाजायज रूप से परेशान करता है या एक्सटॉर्शन करता है तो उसमें वो आके पुलिस से शिकायत करते हैं। पुलिस ऐसे ब्याज माफिया के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई जरूर करेगी। टिहरी में सांस्कृतिक उत्सव के तहत जनपद के मंदिर परिसर, घाट, नगर निकाय, टूरिस्ट स्थान, बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर जन सहभागिता के साथ विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। 14 जनवरी से शुरू हुए ये सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम जो है वो 22 जनवरी अयोध्या में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा तक चलेगा। वहीं हल्द्वानी के बनभूलपुरा में खनन निकासी गेट इंदिरा नगर पर चोरों ने धावा बोला है। चोरगोला नदी के निकासी गेट पर रखे वन विभाग के जरूरी उपकरण, बैटरी, सीपीयू, कंप्यूटर चोरी कर ले गए। वन क्षेत्र अधिकारी चंदन सिंह ने बताया कि उपकरण न होने की वजह से खनन कार्य प्रभावित हो रहा है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। इसमें 4 बैटरी हुई है, बैटरी जो थी नई बैटरी थी, एक सीपीयू है, 3 सीपीयू है और एक इन्वर्टर है, ये भी नया ही था। और भी जो सामान वायरिंग का, बिजली का, ताबी का था, कम से कम 8-10 हज़ार से ज़्यादा होगा। नई बैटरी होगा, बैटरी अब 2-3 हज़ार की लगभग एक बैटरी आती थी। कितनी आती है बैटरी? 18-20 हज़ार। हाँ, 18,000 के बीच, कम से कम 50 से 1 लाख के बीच, 1 लाख के बीच का सामान गया है। उधर लक्सर और पथरी थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर अलग अलग जगहों से चुराई गई 21 बाइकें बरामद की गई है। का पर्दाफाश इन्होंने किया है, जिसमें पथरी थाने में अलग अलग जगह से चोरी की गई टोटल 16 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें इस जनपद से अलग अलग थानों से करीब 7 गाड़ियां जो चोरी हुई हैं उनकी बरामदगी की गई है। 3 अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं और तीनों ही यही पथरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। कल वाहन चेकिंग करते वक्त एक संदिग्ध नंबर की प्लेट के साथ एक गाड़ी पकड़ी गई थी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को स्वीकार किया, चोरी की, और अन्य वाहन भी बरामद कराए। इसके साथ साथ लक्सर पुलिस भी लगातार इस पर काम कर रही थी। उनके द्वारा भी 5 वाहन पकड़े गए हैं, जिसमें से 3 वाहन इसी जनपद से चोरी किए गए हैं अलग अलग थानों से। तो प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उद्यान घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को दिया बड़ा झटका। मामले में सीबीआई जांच रोकने वाली याचिका को किया खारिज। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती। राम मंदिर को लेकर सियासत जारी, भाजपा कांग्रेस में बयानबाजी। महारा ने भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के ब्राह्मण होने पर की थी टिप्पणी। पलटवार में भट्ट बोले, नो कमेंट्स। उत्तराखंड में कांग्रेस की न्याय यात्रा का आगाज। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उठाई आवाज। बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दून पुलिस का बड़ा ऐलान। बिना अनुमति के राजधानी में नहीं निकाले जाएगी जुलूस और धार्मिक यात्रा। अनुमति प्रक्रिया को बनाया और सख्त।